अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मर्चेंडाइज कंसर्न और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से सीखेंगे। अच्छा, थोड़ा इसमें फ़र्क आएगा पेंसिल। क्या फ़र्क आएगा कि इस इनकम स्टेटमेंट में अभी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट, एक नया स्टेटमेंट जो है वो बनेगा। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट जो है वो इसमें बनेगा। सही है। अच्छा, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का स्टेटमेंट इस तरह बनता है अगर आप अलग से बनाएं। अच्छा, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट जो है ये अलग भी बनता है और ये इनकम स्टेटमेंट के में एम्बेड भी कर सकते हो, या यानी इसके अंदर भी आप इसको बना सकते हो। अच्छा, अगर अलग बनाना है तो इस तरह बनेगा। देख, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले आएगा। अच्छा, ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री किसे कहते हैं? ओपनिंग, इसके लिए आप लोगों ने इस तरह के कॉलम बनाने हैं, आउटर कॉलम और इनर कॉलम और सब इनर कॉलम। ओपनिंग इन्वेंट्री से कहते हैं कि आप जब काम शुरू कर रहे थे साल के आगाज़ में या महीने के आगाज़ में, जितने पीरियड का आप अकाउंट बना रहे हो, तो कुछ चीज़ें इन्वेंट्री मीन कुछ रॉ मटेरियल वगैरह या कुछ चीज़ें इस तरह थी जो आगाज़ में थी। फिर आपने उसके साथ प्लस करना है परचेज़, यानी जो ख़रीदारी आपने की है, यानी रॉ मटेरियल वगैरह आपने ख़रीदा है या इन्वेंट्री आपने ख़रीदा है। परचेज़ से अगर लिस्ट परचेज़ वो माइनस करोगे तो नेट परचेज़ इसके साथ क्या होगा? ऐड होगा। और फिर डायरेक्ट एक्सपेंस जो है ये इसके साथ ऐड होंगे, तो आपके पास आएगा टोटल कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड परचेज़। सही है। फिर इससे यानी जब या आप इसको ओपनिंग इन्वेंट्री के साथ आप ये ऐड करोगे तो आपके पास आएगा कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। फिर इससे आप माइनस करोगे क्या? क्लोजिंग इन्वेंट्री। जब क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करेंगे तो इसको हम कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं या कास्ट ऑफ मर्चेंडाइज कहते हैं। बिगिनिंग इन्वेंट्री मैंने आपको बता दिया कि वो अशिया जो कि आगाज़ में हो। एंडिंग इन्वेंट्री वो अशिया जो कि साल के अख्तिताम में या पीरियड के अख्तिताम में आपके साथ रह गई हो। नेट परचेज़, जब आप परचेज़ से माइनस करते हो क्या? परचेज़ रिटर्न, तो आपके पास नेट परचेज़ आता है। डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या शामिल है? आपका इसमें फ्राइट शामिल है, कैरेज शामिल है, कार्टेज, वेजेस, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। ये देखिए, ऑक्ट्राय ड्यूटी, क्लियरिंग चार्जेस वगैरह, ये वो सारे खर्चे हैं जो परचेजिंग के वक्त अदा होती है। सही है। ग्रास प्रॉफिट ऑन सेल किसे कहते हैं? जब आप सेल से कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हो। इधर एक क्वेश्चन देखें, इलस्ट्रेशन नंबर 4, इसको देख लें। इलस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन टेकन। अभी देख, आपने कुछ सीखना होगा। देख, ओपनिंग इन्वेंट्री किसका आइटम है? कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। पहला आइटम कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का है। सही है। तो इसके साथ ये सीखना है। अच्छा, आपने CGS लिखोगे। सही है। परचेज फॉर द ईयर, ये भी CGS का है। इनकम स्टेटमेंट करना, ये कैरेज इन डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये भी CGS में जाएगा। वेजेस भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये सीखने। अच्छा, आपने परचेज रिटर्न परचेज से माइनस होगा, इससे ये माइनस करेंगे। सही है। ये अभी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही का आइटम है। क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस होगी। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो देख, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस तरह, ये देख, ये बिल्कुल इब्तिदाई है, यहाँ से आपने इसको सीखना है। सही है। यहाँ से आपने इसको क्या करना है? सीखना है। 3 कॉलम आप लोगों ने बनाने होंगे। सही है। इस तरह 3 कॉलम ये बन गए। अच्छा, आपने ऊपर क्या लिखना है? कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट। सबसे पहले आपने लिखना है ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री इस कॉलम में लिखोगे, बाहर दूसरे कॉलम में 8500। सही है। प्लस इसके साथ परचेज़ आएगा, तो परचेज़ हमारे पास 30,700 है और 500 इससे माइनस कर लो लिस्ट परचेज़ रिटर्न। सही है। तो आपके पास नेट परचेज़ कितनी आ जाएंगी? 32,200। और इस 32,000 के साथ जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है वो जमा कर लो, तो आपका टोटल कास्ट ऑफ परचेज़ कितना आ जाएगा? 32,500। इस 32,500 और 8,500 को जो आप जमा करोगे तो 41,000 आएगा। इसको हम कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कहते हैं। और इससे आप माइनस करोगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा, ये पहले में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जब 1-2 सवाल करोगे तो ये आसान हो जाएगा। तो 41,000 से 21,000 माइनस कर लो तो 20,000 आपका कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा। अच्छा, इस सवाल में ये अलग आपने इसको कर लिया। सही है। लेकिन
आगे क्वेश्चन फिर आएंगे कि आपने इसी को इनकम स्टेटमेंट में लिखना होगा। अच्छा, दूसरे सवाल को देख लें। ओपनिंग इन्वेंट्री पहला आइटम है, क्लोजिंग इन्वेंट्री आखिरी आइटम है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। परचेज का वो इन्वेंट्री के साथ जमा होगा, परचेज रिटर्न से परचेज रिटर्न परचेज से माइनस होगा। कैरिज डायरेक्ट एक्सपेंस है, सेल पे इनकम स्टेटमेंट का पहला आइटम है सेल रिटर्न, ये सेल से माइनस होगा। अभी आपसे पूछा है कि ग्रास प्रॉफिट मालूम करना, तो देख ग्रास प्रॉफिट किस तरह। सबसे पहला आइटम लिखोगे सेल, इनर कॉलम में लिख लो, क्यों? क्योंकि इसके साथ सेल रिटर्न है, तो आपके पास 14,000 रुपये का सेल आ जाएगा। अभी लेक लिस्ट कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अभी देखिए इनकम स्टेटमेंट के अंदर बना रहा हूँ, वही कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसके अंदर बनेगा। उसी तरह देख पहले ओपनिंग इन्वेंट्री आएगी, पहला आइटम कौन सा आएगा? ओपनिंग इन्वेंट्री, तो ये लिख लिया 20,800 प्लस परचेज़, लेकिन इसके साथ रिटर्न भी है, तो परचेज़ और इससे ये रिटर्न माइनस कर लो, तो नेट परचेज़ कितने आ जाएंगे? 8,530। इस सवाल में डायरेक्ट एक्सपेंस एक है, तो ऐड डायरेक्ट एक्सपेंस जो कि 200 रुपये, ये मैंने इसके साथ ऐड किया, तो आपके पास 8,730 रुपये जो हैं ये क्या आ गया? ये टोटल कास्ट ऑफ परचेज़। सही है, तो क्या करोगे भी आप? ओपनिंग इन्वेंट्री और इस परचेज़ को जमा कर लोगे तो आपके पास कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा 10,810। फिर इससे क्लोजिंग माइनस कर लो 18, ये जो चीज़ माइनस करते हो ना तो उसको ब्रैकेट में लिखा करो। सही है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास 1870 है सवाल में। सही है, तो 1870 मैंने लिख लिए। तो अभी आपके पास कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया? 8,940। इसको हम कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं या कास्ट ऑफ मर्चेंडाइज सोल्ड कहते हैं। अभी सेल से जो 14,000 रुपये थे, इससे ये माइनस कर लो 8,940, तो 5,060 आपका ग्रास प्रॉफिट आ जाएगा अनसेल। सही है, अभी देख इसी तरह ये क्वेश्चन आगे जाएंगे। सही है, ये क्वेश्चन देख लिया, आपको पूरा ट्रायल बैलेंस दोबारा दिया है। अभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी यहाँ पर। सही है, क्योंकि इसमें सारे आइटम आएंगे। अच्छा जी, इस क्वेश्चन को देख ले, इसमें आपकी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। अच्छा देखिए, ट्रायल बैलेंस मशीनरी फिक्स एसेट है। सही है, पेंसिल से ये लिख ले। नोट रिसीवेबल करंट एसेट है। बैंक अकाउंट करंट एसेट है। सेलिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। देख आपका सारा प्रैक्टिस होगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहाँ पर जाता है? इनकम स्टेटमेंट में। परचेज, अभी ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इधर इसके साथ लिखो, क्योंकि ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पहला आइटम है। ड्राइंग कैपिटल से माइनस होगा। कैरेज इन डायरेक्ट एक्सपेंस से, डायरेक्ट एक्सपेंस ये याद रखने। अच्छा, ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जाता है। एडमिन एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। जर्नल एक्सपेंस भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। सेल रिटर्न सेल से माइनस होगा। सेल रिटर्न इन्वेस्टमेंट नॉन करंट एसेट है, आप लोगों ने पढ़ा था ना। देखिए अभी सारी चीज़ें इकट्ठे आ रही है। फर्नीचर फिक्स एसेट है, ये इसी तरह पढ़ोगे जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। अकाउंट पेएबल करंट लाइबिलिटी, नोट पेएबल करंट लाइबिलिटी। अच्छा जी, डिस्काउंट रिसीव्ड। सही ना, तो डिस्काउंट रिसीव क्या है? ये अदर इनकम में जाएगा, अदर इनकम। सेल्स पहला आइटम है इनकम स्टेटमेंट का। सही है, रेवेन्यू है। कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगा। परचेज रिटर्न परचेज से माइनस होगा। परचेज रिटर्न परचेज से माइनस होगा। मॉर्गेज लोन, इसको हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। सही है, तो देख मैंने सारे निशानात लगा लिए। अभी मैं क्या बनाऊंगा? इनकम स्टेटमेंट। लेकिन ये वाला इनकम स्टेटमेंट जो है ना, ये इसमें कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंदर बनेगा। सही है, इसके अंदर ही बनेगा। तो आप लोगों ने इस तरह 3 कॉलम लगाने हैं। पहला आइटम क्या आएगा? पहला आपके पास सेल रेवेन्यू आएगा। अच्छा, जो आइटम आप करते हो ना तो उसको इधर टिक किया करो। देखिए सेल मैंने पहले रिकॉर्ड कर लिया। सेल से सेल रिटर्न माइनस होता है, तो सेल रिटर्न जो है उसको भी मैं टिक कर लेता हूँ। देखिए सेल रिटर्न है, अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है तो बुक का अपने सामने रख ले। तो ये देखिए सेल रिटर्न है। सेल रिटर्न मैंने इससे माइनस किया, और जो चीज़ आप माइनस करते हो ना तो उसको ब्रैकेट में लिखा करें। तो सेल इससे माइनस हो जाएगा, तो नेट सेल कितना आ जाएगा? 12,389। अभी इससे हम कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे। अभी तक आप लोग डायरेक्ट इससे ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते थे, लेकिन अभी मर्चेंडाइज और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में ये चीज़ बनेगी। तो लिस्ट कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आपने अलग बनाया था वो इसके अंदर बनेगा। अच्छा, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पहला आइटम क्या है? ओपनिंग स्टॉक।
अच्छा, एक और बात जो मैं इधर भूल गया हूँ वो ये है कि देख, इस ट्रायल बैलेंस के नीचे एक लाइन लिखी है, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 31 दिसंबर 1300। इसको कहते हैं एडजस्टमेंट। इसको क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट। इसकी दो जगहों पर एंट्री होगी। एक ये एडजस्टमेंट जो है कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में माइनस होगा, आपको पता है ना, और दूसरा ये 1300 रुपये करंट एसेट बनेगा। ये जो ट्रायल बैलेंस से बाहर होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के दो असर होंगे, सही है। क्लोजिंग स्टॉक के दो असर कहाँ पर होंगे? एक कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में माइनस होगा और दूसरा ये करंट एसेट बनेगा बैलेंस शीट में। ये बात आपने याद रखनी है, सही है। तो देख, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक आ गया, फिर उसी तरह बनाओगे, सही है। ये मैंने इधर लिख लिया। फिर इसके साथ प्लस परचेस और परचेस से परचेज रिटर्न माइनस। तो मैं इधर टिक करता हूँ, देखिए परचेस और ये परचेज रिटर्न, ताकि मुझे पता चले कि कोई आइटम न रह जाए। तो परचेज से परचेज रिटर्न माइनस कर लो तो 40-50 आपका आ जाता है। फिर इसके साथ डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड कर लो, सही है। 8 कैरेज इन, अगर आप हेडिंग देते हो तो भी सही है, या डायरेक्ट एक आइटम है ना, तो एक आइटम के लिए 8 कैरेज इन 500 रुपये इसके साथ जमा कर लो। तो आपका जब ये तीनों ऐड करोगे ना, सही है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कास्ट ऑफ मर्चेंडाइज अवेलेबल फॉर सेल। तो ये आ जाता है। और इससे मैं लिस्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये जो एडजस्टमेंट में थी 1300, ये माइनस करूँगा, सही है। तो आपके पास कास्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ जाएगा? 5131। अभी सेल से ये कास्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करोगे। जब कास्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस किया करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? अच्छा, जो जो चीज़ें होती है ना उसको टिक कर ले। कैरेज इन भी हो गया और ये एडजस्टमेंट भी हो गया, एक रहता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट से अभी हम क्या माइनस करेंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपके साथ कितनी है? देख, 1 2 सेलिंग एक्सपेंस 1 2 और ये 3 है। तो देख, इसको भी मैंने टिक किया, इसको भी मैंने टिक किया और इसको भी मैंने टिक किया, सही है। टिक टिक लगाओगे ताकि आपसे कोई चीज़ न रह जाए। ओपनिंग स्टॉक को भी टिक मैंने किया, सही है। तो देख, तीनों ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैंने लिख लिए। इन तीनों को जब मैंने ऐड किया तो इससे ये आया। अभी ये माइनस करेंगे तो ब्रैकेट में लिख लें, सही है। जब ये इससे माइनस होगा 30-94, और हमारे पास एक अदर इनकम भी था। ये देख, ये इधर मैंने लिखा था अदर इनकम, डिस्काउंट रिसीव। तो अदर इनकम आप लिख लो, डिस्काउंट रिसीव 627, ये जमा कर लो तो आपके पास नेट इनकम आ जाएगा 3721, सही है। जो चीज़ आपने किया है ना उसके सामने मैंने देख टिक लगाया है इस तरह। अभी मुझे पता चल रहा है कि कौन कौन सा आइटम रहता है। अभी मैं क्या बनाऊंगा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले एसेट्स पर आएंगे, सही है। तो मैंने उधर लिखा एसेट और करंट एसेट। अभी आपके साथ कितने करंट एसेट हैं? देख, इधर एक आपके साथ बैंक है और दूसरा करंट एसेट क्या है? नोट रिसीवेबल है। 2 हो गए, सही है। तो इसको भी मैंने टिक किया, इसको भी मैंने टिक किया। तीसरा आपके साथ ये क्लोजिंग इन्वेंट्री जो एडजस्टमेंट में है, ये 1300 रुपये जो एडजस्टमेंट में, ये 3 करंट एसेट हो गए, सही है। तो इसको भी टिक कर लें। एडजस्टमेंट के 2 असरात होंगे। देख, तो मैंने करंट एसेट में मैंने क्या लिखा? करंट एसेट का हेडिंग दे दिया, तीनों एसेट लिख लिए 1 2 3 और तीनों को ऐड किया, सही है। 5141। जब मैं तीनों को जमा करता हूँ तो 5141 बनता है। अभी नॉन करंट एसेट भी हैं इन्वेस्टमेंट इस सवाल में, सही है। देख, इधर मैंने लिखा था नॉन करंट एसेट इन्वेस्टमेंट, देखिए, तो इसको भी मैंने टिक किया। इधर मैंने लिख लिया नॉन करंट एसेट। अभी फिक्स एसेट हमारे पास इस सवाल में कितने हैं? देख, हमारे पास फिक्स एसेट एक ये है, फर्नीचर है, और दूसरा मशीनरी। इसको भी टिक कर ले, ये और ये, सही है। तो देख, इधर मैंने फिक्स एसेट दोनों लिख लिया और उन दोनों को इधर टोटल किया। अभी इन तमाम एसेट को जमा कर लो तो 30,141 आपके टोटल एसेट हो गए। बैलेंस शीट का दूसरा साइड बनाते हैं लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में आपके पास करंट लाइबिलिटी कितने थे? देख, ये 2 है, 1 और 2। तो ये दोनों मैंने पहले करंट लाइबिलिटी में लिख लिए, सही है। इस सवाल में ये दोनों ऐड किए, ये आया। इस सवाल में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी है। तो इस सवाल में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी थी, जो कि इधर मैंने लिखा है ना, देख, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो ये देख, टिक करते जाए, जो जो आप रिकॉर्ड करते हो ना उसको टिक करते जाए। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मॉर्गेज लोन है, तो मॉर्गेज लोन भी मैंने इधर रिकॉर्ड कर लिया,
सही है। तो इन दोनों को टोटल कर ले तो ये 9680 ये आपकी टोटल लाइबिलिटी हो गई। अभी आते हैं इक्विटी की तरफ। तो हमारे पास देख कैपिटल एक है, सही है, 17,090। तो देख ये कैपिटल लिख लिया और नेट इनकम जो आपका आया था इस इधर से आपने कैलकुलेट किया तो ये वाला नेट इनकम ये कैपिटल के साथ ऐड हो जाएगा। इस सवाल में ड्राइंग भी है तो ड्राइंग को भी मैं टिक कर लेता हूँ। देखिए इस टिक से क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि ये सारे आइटम हो गए, अभी कोई भी नहीं रहा, सही है। तो ड्राइंग जो है इससे माइनस कर ले तो आपके साथ टोटल इक्विटी कितनी हो जाएगी 20,461 और इन दोनों को जमा कर ले इक्विटी और लाइबिलिटी को तो ये 30,141 आपका टोटल एसेट भी है और टोटल लाइबिलिटी, सही है। ये सवाल इस तरह करना है। दूसरे सवाल को देख लें। अच्छा दूसरे सवाल में सिर्फ बताता हूँ, आप लोगों ने खुद करना है, सही है। देख कैश, ये थोड़ा मैं इधर कर लूँ। अच्छा कैश आपका करंट एसेट है, CA लिख ले, खुद लिख ले। बैलेंस शीट में जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट है, ऑफिस इक्विपमेंट आपके फिक्स एसेट है, ड्राइंग जो है कैपिटल से माइनस होगा, परचेज कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में जाएगा, सेल रिटर्न सेल से माइनस होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री कास्ट ऑफ गुड सोल्ड का पहला आइटम है, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है। वेजेस क्या है, ये वेजेस आप लोगों ने नोट करने हैं कि वेजेस आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं और डायरेक्ट एक्सपेंस परचेज के बाद ऐड होता है। सैलरी ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, रेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, टेलीफोन एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, बिल्डिंग फिक्स एसेट है। दोबारा सुन अच्छा, कैश करंट एसेट, अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट, ऑफिस इक्विपमेंट फिक्स एसेट, ड्राइंग ये कैपिटल से माइनस होगा, परचेज कास्ट ऑफ गुड सोल्ड का आइटम है, सेल रिटर्न सेल से माइनस होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का पहला आइटम है, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, सैलरी जो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, रेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बिल्डिंग फिक्स एसेट। ये जो जिस तरह मैं पढ़ रहा हूँ ना इस तरह अपना एक प्रैक्टिस जारी रखिए, सही है। ये आप अगर आदत बना ले तो आपको बहुत आसानी होगी। अकाउंट पेएबल करंट लाइबिलिटी है, सेल रेवेन्यू है, इनकम स्टेटमेंट का पहला आइटम है, कैपिटल ओनर इक्विटी में जाएगा और परचेज रिटर्न परचेज से माइनस होगा। अच्छा इसमें देख दोबारा एडजस्टमेंट दिया है इस सवाल में। इस सवाल में भी आपको इन्वेंट्री ऑफ मर्चेंडाइज एट द एंड ऑफ द ईयर 12/20, तो आप क्या करोगे इसको कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में भी ले जाओगे और करंट एसेट भी बनाओगे, सही। और आपसे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट देखिए इधर बना है, आप इस पर खुद प्रैक्टिस कर लें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपको बताता हूँ, सही है। अच्छा कैश आपका जो है करंट एसेट है, अकाउंट रिसीवेबल करंट, नोट रिसीवेबल करंट एसेट है, कैरेज इन डायरेक्ट एक्सपेंस है, इंश्योरेंस एक्सपेंस ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, लैंड फिक्स एसेट है, बिल्डिंग फिक्स एसेट है, डिलीवरी इक्विपमेंट जो है ये आपके फिक्स एसेट में आते हैं, सही है। और ड्राइंग जो है ये आपको पता है कैपिटल से माइनस होगा, सेल रिटर्न सेल से माइनस होगा, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। अभी देख जो ट्रायल बैलेंस में मर्चेंडाइज इन्वेंट्री होती है ना ये ओपनिंग इन्वेंट्री होती है और जो बाहर आती है ना ये क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ये पहला आइटम है, परचेज जो है कास्ट ऑफ गुड सोल्ड का आइटम है, ये दोनों कास्ट ऑफ गुड सोल्ड के आइटम है। सेल सैलरी ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डिलीवरी एक्सपेंस ऑपरेटिंग, ऑफिस सैलरी भी ऑपरेटिंग, अकाउंट पेएबल करंट लाइबिलिटी सेल पहला आइटम है, परचेज इनकम स्टेटमेंट का परचेज रिटर्न परचेज से माइनस होगा और कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगा। इधर लिखा है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एट द एंड, तो इसके दो असर होंगे, ये करंट एसेट बनाएगा और कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में माइनस होगा। इसी तरह आपसे पूछा है कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट अकाउंट बनाओ। तो देख यहाँ पर अभी टी फॉर्मेट में बना है, मैंने आपको कहा ना कि दो फॉर्मेट, लेकिन अब आपकी मर्ज़ी कि उस फॉर्मेट में भी आप लोग बना लो और इस फॉर्मेट में। इस फॉर्मेट में क्या होता है कि सारे एक्सपेंसेस इस साइड पर आएंगे, सही है, और सारे रेवेन्यू इस साइड पर आएगी, सही है। सेल माइनस सेल रिटर्न और क्लोजिंग इन्वेंट्री इस साइड पर आएगा, ओपनिंग इन्वेंट्री इसको भी सीख ले और वो भी कर ले, लेकिन आप लोग वो सीखा है उसी पर प्रैक्टिस कर ले, सही है, और इस पर भी प्रैक्टिस कर ले, ये भी अच्छी बात है। इसको हम टी फॉर्म कहते हैं और वो रिपोर्ट फॉर्म है, सही है। बाकी इसका जो है ये एक्सरसाइज जो है इस पर आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस के बगैर नहीं होता। इस पर प्रैक्टिस कर ले, अगर कोई मसला है तो कमेंट्स में आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, सही है। एडजस्टमेंट थोड़ा टेक्निकल है, इंशाल्लाह इसको जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो इसको हम सीखेंगे। जिस तरह
इस पिछले चैप्टर में आप लोगों ने एक एडजस्टमेंट सीखी, इसी तरह आप भी और एडजस्टमेंट सीखेंगे। तो ये नेक्स्ट क्लास में होगा। आज का लेक्चर यहाँ तक काफ़ी है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें।